हेलो एवरीवन, ईदू इन्फो मेरिट में आपका स्वागत है। मैंने सोम के 3 लेक्चर को पूरी तरह से डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आज आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर से आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। और सोम से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, द shear force and bending moment are zero at the free end of a cantilever beam if it carries a, तो ये होता है यूनिफॉर्मली, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर द होल लेंथ। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें है द बेंडिंग मोमेंट ऑफ अ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ एल एंड कैरिंग a uniformly distributed load of W per unit length is dash at the fixed end। तो क्या होता है, ये होता है W L स्क्वायर बाई 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसका डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, the shear force diagram for a cantilever beam of length L and carrying a gradually varying load from 0 at free end and W per unit length at the fixed end is, तो ये होता है पैराबोलिक कर्व होता है। क्या होता है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इसमें बोला गया है द shear force of a cantilever beam of length L and carrying a gradually varying load from 0 at the free end and W per unit length at the fixed end is dash at the fixed end। तो क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है W L बाई 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हमने साथ में ही ले लिया है उसको भी, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोला गया, द बेंडिंग मोमेंट ऑफ अ कैंटिलीवर बीम लेंथ एल एंड कैरिंग अ ग्रेजुअली वेरिंग लोड फ्रॉम 0 एट द फ्री एंड एंड W पर यूनिट लेंथ एट द फिक्स्ड एंड इज डैश एट द फिक्स्ड एंड। तो क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा W L स्क्वायर बाई 6, ठीक है। डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें बोला गया है द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन एल एंड कैरिंग अ पॉइंट लोड W एट द सेंटर ऑफ बीम। तो क्या होता है W L बाई 4 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम लोडेड इन इट्स सेंटर इज। तो क्या होता है, ये होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। ठीक है, इसका राइट जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए द पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर इज अ पॉइंट वेयर। तो देखिए ये होता है बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन। देखिए फ्रेंड्स ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आने का बहुत ज़्यादा चांस है इंडियन कोस्ट गार्ड में, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए फ्रेंड्स ये उल्टा हो गया क्वेश्चन। व्हेन shear force at a point is 0 then bending moment is dash at that point। तो ये होता है मैक्सिमम। क्या होता है, मैक्सिमम।
ठीक है। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज जितना भी क्वेश्चन लाया हूँ ना वो काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए यहाँ पर और जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है एक दूसरे से उसको मैंने साथ में ही एक साथ कर दिया है, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग a uniformly distributed load W per unit length, the point of contraflexure तो ये हो जाएगा does not exist, ठीक है। does not, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसमें देखिए यहाँ बोला गया when there is a sudden increase or decrease in shear force diagram between any 2 points which indicates that there is a point load at the 2 points होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया है when the shear force diagram is a parabolic curve between 2 points it indicates that there is a तो होगा uniformly varying load between the 2 points। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी आपको इसमें से सही छांटना है। देखिए ये देखिए फर्स्ट में जो है ए कंटिन्यूअस बीम हैज ओनली 2 सपोर्ट्स एट द एंड्स, ये तो गलत है, ठीक है। देखिए ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड स्प्रेड यूनिफॉर्मली ओवर द होल लेंथ ऑफ अ बीम, तो ये राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें है इन अ बीम वेयर शेयर फोर्स चेंजेस साइन द बेंडिंग मोमेंट विल बी, तो जहाँ शेयर फोर्स साइन चेंज करता है वहाँ पर मैक्सिमम होता है। क्या होता है? मैक्सिमम, ठीक है। आज जितने भी सारे क्वेश्चन लिए हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें बोला है द पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर अकर्स इन, तो ओवरहैंगिंग में हो जाएगा। पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर किस में होता है? ओवरहैंगिंग बीम में होता है। ओवर ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें है द बेंडिंग मोमेंट एट अ सेक्शन टेंड्स टू अ बेंड और डिफ्लेक्ट द बीम एंड द इंटरनल स्ट्रेस रेसिस्ट इट्स बेंडिंग, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंटरनल स्ट्रेसेस टू द बेंडिंग इज कॉल्ड, तो ये बेंडिंग स्ट्रेस होता है। जहाँ बेंडिंग की बात हो रहा है इसमें इसका आंसर जो हो जाएगा बेंडिंग होगा, बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। राइट हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए द एजम्पशन जनरली मेड इन द थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग इज डैट, तो ये सब ऑल हो जाएगा, ठीक है। ये भी होता है द बीम मटेरियल इज ए परफेक्टली होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक बीम है, द बीम मटेरियल इज स्ट्रेस्ड विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट। सी में है द प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग, ये भी सही है, यानी इसका राइट हो जाएगा आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए इसी में देखिए अगला क्वेश्चन। इन a simple bending theory, one of the assumptions
is that the material of the beam is isotropic. This assumption means that तो हो जाएगा इसका इलास्टिक कांस्टेंट्स आर सेम इन ऑल द डायरेक्शंस, राइट हो जाएगा इसका सी। इसी में देखिए अगला, इन सिंपल बेंडिंग ऑफ बीम्स द स्ट्रेस इन द बीम वेरीज, तो ये लीनियरली हो जाएगा, क्या हो जाएगा लीनियरली। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन अ सिंपल बेंडिंग थ्योरी वन ऑफ द फॉलोइंग assumption इज दैट द प्लेन सेक्शंस बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। दिस assumption मीन्स दैट, तो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा strain is proportional to the distance from the neutral axis। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, रेक्टेंगुलर बीम, रेक्टेंगुलर बीम सब्जेक्टेड टू अ बेंडिंग मोमेंट इज शोन इन, इस फिगर में को देख के आपको बताना है। करा कि अपर लेयर ऑफ बीम विल बी इन टेंशन। तो फ्रेंड्स, इसमें जो अपर लेयर में होता है वो कंप्रेशन होता है, क्या होता है कंप्रेशन होता है, और लोअर लेयर में जो होता है वो टेंशन होता है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नीचे में देखिए बोला गया है द लोअर लेयर ऑफ द बीम एज शोन इन फिगर। इस फिगर को देख के आपको बताना है। तो आपको बताएं कि लोअर लेयर में क्या होता है टेंशन होता है, क्या होता है टेंशन। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसमें देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए इसमें बोला गया द लेयर एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बीम। इसी फिगर को देख के बताना है आपको। तो इसका जो हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा, नाइदर इन टेंशन नर इन कंप्रेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें बोला गया है व्हेन अ बीम इज सब्जेक्टेड टू अ बेंडिंग मोमेंट द shear strain is a layer dash the distance from the neutral axis। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका राइट जो हो जाएगा आंसर वो बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको जहन में घुसा लीजिएगा। ठीक है, हमेशा हमेशा के लिए। तो देखिए यहाँ बोला गया है द बेंडिंग इक्वेशन इज, तो बेंडिंग इक्वेशन जो होता है वो होता है एम बटे आई, ठीक है, इज इक्वल टू सिग्मा बटे वाई इज इक्वल टू ई बटे आर। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन होता है बेंडिंग इक्वेशन के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपको बता देते हैं इसका ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें बोला गया है ए सेक्शन ऑफ बीम इज सेड टू बी अ प्योर बेंडिंग इफ इट इज सब्जेक्टेड टू। तो इसका राइट जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट एट जीरो shear फोर्स। राइट हो जाएगा सी इसका। ठीक है, चलिए इसी में देखिए अगला बोला गया है व्हेन अ बीम इज सब्जेक्टेड टू अ बेंडिंग मोमेंट द स्ट्रेस एट एनी पॉइंट इज डैश द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। तो ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे
The neutral axis of a cross section a beam is that axis at which the bending stress is, जहाँ 0 होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 0, ये सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोला गया द सेक्शन मॉडुलस ऑफ अ बीम इज गिवन बाय। तो सेक्शन मॉडुलस को हम क्या डिनोट करते हैं, जेड से लिखते हैं। जेड जो होता है सेक्शन मॉडुलस होता है। तो सेक्शन मॉडुलस इज इक्वल टू होता है I/Y, ठीक है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। इसी में देखिए अगला, द सेक्शन मॉडुलस फॉर अ रेक्टेंगुलर सेक्शन अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स CG। कहाँ से, CG से पास कर रहा है, ठीक है। CG के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो ये होता है BD²/6। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द बेंडिंग स्ट्रेस इन अ बीम इज डैश सेक्शन मॉडुलस। तो ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, होता है क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, आपको थोड़ा फास्ट इसलिए पढ़ा रहे हैं कि कम समय में आपका सब कवर हो जाए, इसीलिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप इसके लिए चिंता नहीं कीजिएगा, ठीक है। आपको ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करना है, इसीलिए थोड़ा हमको स्पीड चलना पड़ता है, ठीक है। नहीं तो काफ़ी कंटेंट छूट जाएंगे। देखिए यहाँ पर बोला गया है द सेक्शन मॉडुलस ऑफ अ सर्कुलर सेक्शन अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स CG। तो होता है πD/32 होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसीलिए ज़्यादा क्वेश्चन को हम कवर किए हैं, एक ही में 2-3 क्वेश्चन को इंक्लूड कर लिए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोला गया है इफ द सेक्शन मॉडुलस ऑफ अ बीम इज इंक्रीज्ड द बेंडिंग स्ट्रेस इन द बीम विल बी। तो डिक्रीज होगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए इसमें देखिए अगला, देखिए इसमें बोला गया फॉर द गिवन स्ट्रेस द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ बीम ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन when placed with its two sides horizontal to the moment of resistance with its diagonal horizontal is। तो होता है √2 होता है, क्या होता है, √2। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बोला गया ए स्क्वायर बीम एंड अ सर्कुलर बीम हैव द सेम लेंथ, सेम अलाउएबल स्ट्रेस एंड द सेम बेंडिंग moment. The ratio of widths of the square beam for the circular beam is। तो ये होता है 1/1.12। यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें 2 beams, one of circular cross section and the other of square cross section have equal area of cross section when these beams are subjected to bending। तो होता है स्क्वायर बीम इज मोर इकोनॉमिकल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें बोला गया है when a cantilever beam is loaded at its free end the maximum compressive stress shall develop at। तो बॉटम फाइबर पर मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस आता है, कहाँ आता है, बॉटम फाइबर पे, ठीक है। तो राइट हो जाएगा ए। इसी में देखिए ए बीम ऑफ यूनिफॉर्म लेंथ स्ट्रेंथ में बी ऑब्टेन्ड बाय। तो होता है एनी ऑफ कीपिंग द विड्थ यूनिफॉर्म एंड वेयरिंग द
डेप्थ कीपिंग द डेप्थ यूनिफॉर्म एंड वेरिंग द विड्थ एंड डेप्थ एनी वन ऑफ दीज, इसमें से सभी सही है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसी में देखिए अगला, इफ द डेप्थ ऑफ केप्ट कांस्टेंट फॉर अ बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ देन इट्स विड्थ विल वेरी इन प्रोपोर्शनल टू, तो होता है एम के प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? एम के प्रोपोर्शनल। देखिए जो एम है यहाँ पर लिखा गया है वो बेंडिंग मोमेंट है। ठीक है, चलिए देखिए इसी में, ए बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ है, तो हो जाएगा सेम बेंडिंग स्ट्रेस एट एवरी सेक्शन, यानी बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द बेंडिंग स्ट्रेस इन अ बीम इज डैश बेंडिंग मोमेंट, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसी में देखिए अगला, एट द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ अ बीम, तो होता है द लेयर डू नॉट अंडरगोज एनी स्ट्रेन, यानी इसका राइट हो जाएगा डी। चलिए इसी में देखते हैं। देखिए इसमें है द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ अ बीम इज सब्जेक्टेड टू डैश स्ट्रेस, तो ये होता है जीरो। क्या होता है? जीरो, ये राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बोला गया है इन अ बीम सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस इन एनी फाइबर इज डैश द डिस्टेंस ऑफ द फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें है द रेक्टेंगुलर बीम ए हैज लेंथ एल विड्थ बी एंड डेप्थ डी, अनदर बीम बी हैज द सेम लेंथ एंड विड्थ बट डेप्थ इज डबल्ड। क्या है? डेप्थ जो है वो डबल्ड है ऑफ ए के। द इलास्टिक स्ट्रेंथ ऑफ बीम बी विल बी डैश एज कंपेयर टू बीम ए के कंपेयर में क्या होता है? तो 4 टाइम्स होता है। क्या होता है? 4 टाइम्स। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए इसी में है अगला, देखिए इसमें फर्स्ट में बोला गया है डेप्थ इज डबल्ड ऑफ ए, और सेकेंड में बोला गया है विड्थ इज डबल दैट ऑफ ए। ठीक है, और थर्ड में बोला गया है लेंथ इज डबल दैट ऑफ ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेकेंड को देखते हैं पहले। द रेक्टेंगुलर बीम ए हैज लेंथ एल विड्थ बी एंड डेप्थ डी, अनदर बीम बी हैज द सेम लेंथ एंड डेप्थ जो है बट विड्थ इज डबल एट दैट ऑफ ए, द इलास्टिक स्ट्रेंथ ऑफ बीम बी विल बी डैश एज कंपेयर टू ए, तो होता डबल होता है। क्या होता है? राइट हो जाएगा बी। इसी में देखिए अगला, देखिए द रेक्टेंगुलर बीम ए and length L, width B and depth D. Another beam B has the same width and depth but length is doubled that of A. The elastic strength of beam B will be dash as compared to beam A. तो होगा 1/2। क्या होगा? 1/2। मैथमेटिकल में नहीं लिखकर इसका लिख दिया गया है इंग्लिश में। ठीक है, इसका अर्थ होता है वही होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए अगला इसी में, व्हेन ए रेक्टेंगुलर बीम इज लोडेड ट्रांसवर्सली द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इज डेवलप्ड ऑन द टॉप लेयर होगा। क्या होगा? टॉप लेयर।
ये राइट हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें है, बोला गया है व्हेन अ रेक्टेंगुलर बीम इज लोडेड ट्रांसवर्सली द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इज डेवलप्ड ऑन द, तो जो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस था वो टॉप लेयर में होता है और मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस जो होता है वो बॉटम लेयर में होता है। क्या होता है? बॉटम लेयर में, बॉटम लेयर, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एट द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ अ बीम द शेयर स्ट्रेस इज, तो मैक्सिमम होता है। क्या होता है? मैक्सिमम। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसी में देखिए नेक्स्ट बोला गया है द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस डेवलप्ड इन अ बीम ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन इज डैश द एवरेज शेयर स्ट्रेस, तो होता है 1.5 टाइम्स। क्या होता है? 1.5 टाइम्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसी में देखिए अगला द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस डेवलप्ड इन अ बीम ऑफ सर्कुलर सेक्शन इज डैश द एवरेज शेयर स्ट्रेस, ये हो जाएगा, ये होता है 4/3 टाइम्स। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस डेवलप इन अ रेक्टेंगुलर बीम एंड सर्कुलर बीम ऑफ सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया इज, तो होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये भी। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, इसका 9/8 होता है, यानी डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए इसमें देखते हैं। ए बीम ऑफ टी सेक्शन इज सबलेटेड टू अ shear force of F, द मैक्सिमम शेयर फोर्स विल अकर एट, तो होगा न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द सेक्शन, यानी राइट हो जाएगा सी। चलिए इसी में देखिए अगला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, आपको गलत छांटना है। तो इसका जो होगा गलत है वो एट द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ अ बीम द बेंडिंग स्ट्रेस इज मैक्सिमम। ठीक है, राइट हो जाएगा इसका आंसर सी। देखिए इसी में अगला द फ्लिज्ड बीम इज यूज टू, तो फ्लिज्ड बीम किस लिए यूज किया जाता है? तो इक्वलाइज द स्ट्रेंथ इज टेंशन एंड कंप्रेशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए इसमें बोला गया है द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ अ बीम ऑफ अ सर कैंटिलीवर बीम, ठीक है, ऑफ लेंथ एल विड्थ विद अ पॉइंट लोड W एट द फ्री एंड एज, तो होता है WL3 EI होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ अ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ L विड्थ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ W पर यूनिट लेंथ इज, तो होता है WL3/8 EI। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए इसमें हो जाएगा राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। एक कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ L कैरी ग्रेजुअली वेरिंग लोड फ्रॉम 0 एट द फ्री एंड, ठीक है, एंड W पर यूनिट लेंथ एट द फिक्स्ड एंड, द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन लाइज एट, तो होगा फ्री एंड पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। इसमें द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फ्रॉम अ बीम गिवन इन क्वेश्चंस, पिछले इसका इमेज नहीं दिया गया है। ठीक है, इसके ऊपर का जो क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स, इसी के बारे में बता रहा है, इसी के बारे में आपको जवाब देना है। ठीक है, तो देखिए इसका जो होता है वो होता है WL के
पावर 4/30 EI। फ्रेंड्स, ये पिछले इंडियन कोस्ट गार्ड के एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसी में देखते हैं अगला। इसका राइट जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा सी। चलिए इसी में देखते हैं। द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ अ फिक्स्ड बीम कैरी न्यूट्रल सेंट्रल पॉइंट लोड लाइज एट द सेंटर ऑफ बीम हुआ, क्या होगा? सेंटर ऑफ बीम, बी राइट हो जाएगा। चलिए इसी में देखते हैं। द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ अ फिक्स्ड बीम ऑफ लेंथ एल कैरिंग एंड सेंट्रल पॉइंट लोड डब्ल्यू इज, तो होता है डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 192 EI, ठीक है। तो इसका राइट जो हो जाएगा आंसर वो सी हो जाएगा। इसी में देखिए अगला। द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ अ बीम फिक्स्ड बीम ऑफ लेंथ एल कैरिंग अ टोटल लोड डब्ल्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल लेंथ इज, तो होता है डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 384 EI होता है, ठीक है। तो इसका राइट जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें बोला गया है द प्रोडक्ट ऑफ यंग्स मॉडुलस ई एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज नोन एज, तो जो प्रोडक्ट होता है यंग्स मॉडुलस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, उसको बोलते हैं फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, ठीक है। इसका जो गुणनफल, प्रोडक्ट यानी गुणनफल, ठीक है, तो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी होता है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला देखते हैं। देखिए इसमें बोला गया है द प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन द शाफ्ट एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट दैट इज रेडियस ऑफ शाफ्ट इज नोन एज, तो होता है ट्विस्टिंग मोमेंट होता है, क्या होता है? ठीक है, राइट हो जाएगा बी। चलिए अगला देखते हैं। इसी में when a shaft is subjected to a twisting moment every cross section of the shaft will be under, तो ये होता है shear stress, क्या होता है? shear stress होता है, सी इसका राइट हो जाएगा। देखिए अगला इसी में द shear stress at the center of a circular shaft under torsion is, तो होता है 0, क्या होता है? 0 होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला देखते हैं। इसी में द shear stress at the outermost fiber of a circular shaft under torsion is, तो मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा सी। इसी में देखिए द टॉर्जनल रिजिडिटी ऑफ अ शाफ्ट इज गिवन बाय, तो ये टॉर्जनल रिजिडिटी जो होता है वो होता है T/θ, यानी राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, ठीक है। ये फ्रेंड्स ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसी में देखते हैं अगला। When a shaft is subjected to torsion, the shear stress induced in the shaft varies from, तो होता है 0 at the center to maximum at the circumference, यानी राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला देखते हैं। देखिए इसमें the torsional rigidity of a shaft is expressed by the torque required to produce a twist of 1 radian per unit length of shaft is, तो ये हो जाएगा ट्रू, क्या होता है? ये इसका राइट हो जाएगा। इसी में देखिए अगला फॉर अ शाफ्ट द shear stress at a point is dash the distance from the axis of the shaft is, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, क्या होता है?
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी में। देखिए फ्रेंड्स, ये भी जो स्लाइड में दिया गया है, ये जितना भी क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से एक न एक क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। आप इसे बेहद याद रखिएगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट में है द पोलर मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ अ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट ऑफ डायमीटर डी इज, तो होता है पाई डी के पावर 4 अपॉन 32 यानी 32। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। देखिए इसमें अगला द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ होलो शाफ्ट ऑफ आउटर डायमीटर डी एंड इनर डायमीटर स्मॉल डी इज, तो होता है पाई अपॉन 32 कैपिटल डी के पावर 4 माइनस स्मॉल डी के पावर 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए इसमें अगला देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट टॉर्जन इक्वेशन। तो टॉर्जन इक्वेशन जो होता है फ्रेंड्स, होता है टी बाई जे इज इक्वल टू टाउ अपॉन आर इज इक्वल टू इसको सी थीटा अपॉन एल, या इसको सी की जगह पर जी भी होता है, ठीक है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा इसको आप याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसी में देखिए अगला बोला गया है द टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय अ सॉलिड शाफ्ट ऑफ डायमीटर डी इज, देखिए तो इसका हो जाएगा आंसर पाई बटे 16 टाउ इंटू डी के पावर 3, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। देखिए टाउ जो होता है वो होता है मैक्सिमम अलाउएबल सेरेस्टिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टू solid shaft A and B are made of the same material. The shaft A is of 50 mm diameter and shaft B is 100, ठीक है, diameter. The length of shaft B is dash as the shaft as that of shaft A, तो 8 times हुआ, क्या हुआ 8 times। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। इसी में देखिए अगला इन द टॉर्जन इक्वेशन द टर्म जे बाई आर इज कॉल्ड, तो देखिए फ्रेंड्स जे बाई आर जो होता है उसको हम बोलते हैं पोलर मॉडुलस, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखिए इसमें द पोलर मॉडुलस फॉर अ सॉलिड शाफ्ट ऑफ डायमीटर डी इज, तो होता है पाई डी क्यू अपॉन 16 होता है। इसका राइट हो जाएगा बी। इसी में अगला देखिए द पोलर मॉडुलस फॉर अ होलो शाफ्ट, देखिए यहाँ पर सॉलिड शाफ्ट के लिए बोला गया है, यहाँ पर होलो शाफ्ट के लिए बोला गया है, ठीक है। डी एंड इनर डायमीटर स्मॉल डी इज, तो ये होता है पाई अपॉन 16 कैपिटल डी के पावर 4 माइनस स्मॉल डी के पावर 4 बटा कैपिटल डी होता है, ठीक है। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं the torque transmitted by a hollow shaft of outer diameter capital D and inner diameter small d
इज, तो यह होता है पाई अपॉन 16, ठीक है, पाई अपॉन 16 होता है। और फिर से बताते हैं आपको, पाई अपॉन 16 इंटू टाउ होता है कैपिटल डी के पावर 4 माइनस स्मॉल डी के पावर 4 अपॉन कैपिटल डी होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए शाफ्ट रिवॉल्विंग एट ओमेगा रेडियन पर सेकेंड ट्रांसमिटेड टॉर्क टी इन न्यूटन मीटर, द पावर डेवलप्ड इज, तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू टी इंटू ओमेगा वाट्स, ठीक है। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी में। देखिए इसमें बोला गया है द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन सर्कुलर शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू शेयर स्ट्रेस टाउ, तो होता है टाउ स्क्वायर बाई 4c इंटू वॉल्यूम ऑफ शाफ्ट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। देखिए सी जो होता है वो होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फॉर द शाफ्ट मटेरियल, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, ठीक है, आपको अच्छे से दिखेगा। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। चलिए देखिए यहाँ पर बोला गया है द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन होलो सर्कुलर शाफ्ट ऑफ आउटर डायमीटर d एंड इनर डायमीटर स्मॉल d सब्जेक्टेड टू शेयर स्ट्रेस इज, तो होता है टाउ स्क्वायर अपॉन 4c। क्या होता है देखिए यहाँ पे टाउ स्क्वायर अपॉन 4c इंटू कैपिटल डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर बाई कैपिटल डी होता है, ठीक है, इंटू वॉल्यूम ऑफ शाफ्ट, ठीक है। तो इसका राइट जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा डी। चलिए इसी में अगला देखते हैं। देखिए बोला गया है यहाँ पर व्हेन अ शाफ्ट ऑफ डायमीटर कैपिटल डी इज सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट twisting moment T and a bending moment M, then equivalent bending moment ME is given by, तो होता है 1/2 इंटू M प्लस रूट अंडर M स्क्वायर प्लस T स्क्वायर, ठीक है। तो इसका राइट जो हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर हम जितने भी क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पर, ठीक है, ये आप कंफर्म याद कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन भी आने के चांस ज़्यादा है, ठीक है। चलिए इसी में देखते हैं अगला क्वेश्चन। When a shaft of diameter d is subjected to a twisting moment T and bending moment M, then equivalent twisting moment T is given by, तो होता है रूट अंडर M स्क्वायर प्लस T स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स थोड़ा छोटा छोटा है इसीलिए दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए 298 का हो जाएगा ए। देखिए अगला क्वेश्चन इसी में व्हेन अ शाफ्ट of diameter d is subjected to a twisting moment T
and a bending moment m, then the maximum torsion normal stress is given by, तो होता है 16/pi dq into m प्लस रूट अंडर m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए इसी में देखते हैं अगला। When a shaft of diameter d is subject to a twisting moment T and bending moment M, then the maximum shear stress is given by, तो होता है 16/pi dq into रूट अंडर m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। A shaft of diameter d is subjected to a twisting moment T and bending moment M. If the maximum bending stress is equal to maximum shear stress developed, then M is equal to, तो होता है M is equal to T/2 होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए। तो फ्रेंड्स इसमें इतना ही क्वेश्चन था, मैंने सारे क्वेश्चन को कवर कर लिया। ये आपको 47 क्वेश्चन दिख रहा है, बट इसमें क्वेश्चन बहुत सारे था, कम से कम 80 के आसपास क्वेश्चन हो गए होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। हाँ, और अगर कहीं डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।